हेलो बच्चों, तो फर्स्ट यूनिट में हमारे कुछ वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम लोग उनसे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एज हमने वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ये सब कुछ कर लिया है, तो आज हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट लेंगे, ओके, जो कि होगा एक ए वेक्टर से इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा कि इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इस लाइन सेगमेंट को हम लोगों ने ए वेक्टर के अंदर रखा जिसकी की डायरेक्शन ऐसे हुई, ये ठीक है, ओके। इसको हमने ए वेक्टर फील्ड के अंदर इस लाइन सेगमेंट को रखा है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है लाइन, इसको हम लोग स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। इस कंप्लीट को हम लोग स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि एक का मैंने नाम दे दिया डी आर, ठीक है, स्मॉल स्मॉल में इसे डिवाइड कर लिया और इसका नाम दे दिया, इस स्मॉल सेगमेंट का नाम मैंने दे दिया डी आर। क्या दिया? डी आर। इस स्मॉल सेगमेंट के यहाँ से ये ए वेक्टर के लिए जो डायरेक्शन होगी, ये जो एंगल है इसे मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब उसके बाद ए और बी क्या है, मेरे दो पॉइंट्स हैं वेक्टर फील्ड ए के अंदर। तो लाइन इंटीग्रल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए टू बी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। डी आर क्या है, स्मॉल पाथ सेगमेंट है, जो कि हम लोगों ने इसे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड किया है ना, तो डी आर क्या है, मेरा स्मॉल पाथ सेगमेंट है। अब जो ये पाथ है, लेट पाथ अलोंग ए टू बी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, इसे हम लोग स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। और स्मॉल सेगमेंट्स जो ये डी आर है, हम लोग इसी को डेल्टा आर स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इन सेगमेंट्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगी डेल्टा आर से, स्मॉल स्मॉल वेरी स्मॉल सेगमेंट्स को। अब जो सम होगा स्केलर प्रोडक्ट्स का ए वेक्टर के साथ डेल्टा आर का कंप्लीट पाथ के लिए, देखो हम लोग क्या करेंगे, ये ए वेक्टर के अलोंग है, डेल्टा आर क्या है, इसके स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स हैं। तो फॉर फाइंडिंग कंप्लीट पाथ ए टू बी हम लोग क्या करेंगे, इन सारे सेगमेंट्स को ऐड कर देंगे, छोटा 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 छोटा, मतलब इन सारों को ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट पाथ मिल जाएगा ना हमें। तो इसीलिए हम लोग इसके अंदर अप्लाई, ये क्या होगा, ए वेक्टर डॉट डेल्टा आर समेशन, इन सबका एडिशन, ये क्या है तुम्हारा कंप्लीट सेगमेंट, ओके। अब मैं डेल्टा आर को अगर जीरो के अप्रोच करा दूं कि ये जो स्मॉल सेगमेंट में मैं डिवाइड कर रही हूँ ये बहुत ही जीरो के नेग्लिजिबल है, कि इसकी वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो है, तो ये देखो ये कंटिन्यूएशन पाथ को शो करेगा, है ना। तो डेल्टा आर अप्रोचेस टू जीरो एंड इट विल गिव्स अस कंटिन्यूएशन। समेशन के बाद जब लिमिट लगाएंगे अप्रोचेस टू जीरो, हमें कंटिन्यूएशन लेटर मिलेगा, और कंटिन्यूएशन को हमेशा इंटीग्रेशन के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर विद द लिमिट्स ए टू बी, कि हमें जब हमने इन स्मॉल स्मॉल सब पार्ट्स को ऐड किया और ऐड करने के बाद हमने डेल्टा आर अप्रोचेस टू जीरो लगाया, तो हमें कंटिन्यूएशन सेगमेंट मिला ए डॉट डी आर, जो कि ये कंप्लीट पाथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब लाइन इंटीग्रल ओवर ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ऊपर जो लाइन इंटीग्रल होगा ओवर स्मॉल पाथ ए टू बी स्मॉल पाथ के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ऊपर लाइन इंटीग्रल होगा वो इक्वल होगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए टू बी। ये आगे आएगा रिलेशनशिप ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वी, इसको हम लोग आगे रीड करेंगे, बट ये इसी के बारे में बताया गया है कि ओवर अगर इसका ए वेक्टर की बजाय हम लोग इसे ई वेक्टर के अंदर रखते हैं, तो ए से बी का जो पाथ होगा वो देगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड हम लोग बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल की। किसकी बात करेंगे, सरफेस इंटीग्रल, ओके। तो सरफेस इंटीग्रल के लिए सबसे पहले मैं ये कर दूंगी, एक तीनों एक्सिस में ड्रा करूंगी, एक्स वाई एंड जेड, तीनों एक्सिस में ड्रा कर लेती हूँ। यहाँ मैंने सरफेस लिया, मेरा प्लेन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सरफेस तो विद इन द प्लेन होता है ना, तो प्लेन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ फ्रॉम इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। जो ये सरफेस है मेरा एक्स वाई प्लेन में होगा रिप्रेजेंट, ये मैंने इसको एस का नाम दिया। इसे एक स्मॉल सेगमेंट में मैंने
मैंने डिवाइड कर लिया, जिसे कि मैंने कहा कि ये ds है, स्मॉल जो एरिया सेगमेंट है मेरा, सरफेस सेगमेंट है। अब यहाँ से जो ये देखो एरिया हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द अपवर्ड नॉर्मल डायरेक्ट करता है ना, तो जो एरिया की डायरेक्शन है उसे रिप्रेजेंट किया मैंने एन कैप से, और इसे भी एक वेक्टर फील्ड के अंदर रखती हूँ जो कि वेक्टर है मेरा ए वेक्टर, और जो ये एरिया की डायरेक्शन और वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन है इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा। आई होप कि डायग्राम क्लियर है। अब आगे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो ये वेक्टर फील्ड मैं ले लेती हूँ, ये देखो ये वेक्टर फील्ड, तो देखो मैंने प्लेन तो लिया है एक्स वाई में, बट वेक्टर तो स्पेस के अंदर डायरेक्ट करेगा, तो वेक्टर फील्ड विल एक्ट अलोंग द 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ds क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ एस सरफेस, एन कैप क्या है, यूनिट पॉजिटिव वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड टू द सरफेस ds, एंड थीटा क्या है, एंगल है एन कैप और a के बीच में। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद a वेक्टर डॉट ds वेक्टर, a वेक्टर डॉट ds वेक्टर किसके इक्वल होगा, a ds डॉट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कोस थीटा से, और क्योंकि यहाँ पर क्या था, अब ये डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट एन कैप ds, है ना। ds की जो डायरेक्शन होगी उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन कैप से, तो इसीलिए इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट एन कैप ds। ठीक है, तो देखो एरिया वेक्टर का एरिया के साथ जो होता है डॉट प्रोडक्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट फ्लक्स को। किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये फ्लक्स को ओवर द वेक्टर ds, ओवर द वेक्टर फील्ड ds, ओवर द सरफेस, सॉरी ओवर द सरफेस ds, क्या a डॉट ds एरिया की और वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो रिप्रेजेंट करेगी कंप्लीट फ्लक्स अलोंग द सरफेस। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग थे a वेक्टर डॉट ds वेक्टर को हमने लिखा था a वेक्टर डॉट एन कैप ds के, ये इक्वल होगा, है ना। डॉट प्रोडक्ट सेम है, एरिया को ही डायरेक्शन को मैंने एन कैप से रिप्रेजेंट कर दिया, इसीलिए यहाँ का डायरेक्शन एरो हट गया। दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देती हूँ अलोंग टू द सरफेस एस। ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा सरफेस इंटीग्रेशन है। ओके, अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग सरफेस इंटीग्रल के बारे में, कि जो ये S है, जो ये सरफेस हम लोगों ने जो ये सरफेस लिया था बेटा, सिमिलर टू द लाइन इंटीग्रल, अगर हम लोग इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर, मतलब यहाँ A वेक्टर की बजाय अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर अगर हम लोग इस सरफेस को प्लेस करते, तो जो ये इसका सरफेस इंटीग्रल होगा ना, ये जो सरफेस इंटीग्रल होगा, यहाँ क्या आ जाएगा इसकी बजाय, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओवर द सरफेस S, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर सरफेस S। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल की। ओके, वॉल्यूम इंटीग्रल के लिए अलग फिर से हम लोग एक स्पेस ड्रा कर लेंगे अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शंस। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे। वॉल्यूम एलिमेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया v से। ठीक है, v वेक्टर नहीं, सॉरी v से, वॉल्यूम की डायरेक्शन थोड़ी होगी। अब उसके बाद मैंने कहा कि ये एक a वेक्टर के अलोंग ये लाई कर रहा है, कि इसे एक वेक्टर फील्ड मैं a वेक्टर के अलोंग रखती हूँ। अब यहाँ अगर मैं क्यूब बना दूँ, क्या बना दूँ, क्यूब बना दूँ, जिसकी की लेंथ होगी dx dy dz, तो ये देखो ये क्या है, ये क्लोज्ड सरफेस होगा, एनक्लोजिंग विद वॉल्यूम v, जो कि वॉल्यूम v के अंदर है। एक वेक्टर फील्ड a मैंने रखा हुआ है। a वेक्टर हमने पहले ही बात की थी कि ये x y z तीनों एक्सिस में लाई करेगा। अब उसके बाद जो ये वॉल्यूम का ये जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में यहाँ लेके चल रही हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ कि ये dv है। तो जो dv होगा वो भी तीनों एक्सिस के अंदर होगा, dx dy dz से मैं उसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट को। ओके, तो जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा a वेक्टर dv, इसे मैं देखो ये dv है ना बेटा, dv मतलब कि तीनों एक्सिस को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। तो मैंने यहाँ देखो,
तो देखो यहाँ मैंने क्या किया, डीवी जब तीनों एक्सिस को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तो यहाँ से जब एक सिंगल वेक्टर से मैंने इसे इंटीग्रेशन साइन से मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इससे देखो इसे सिंगल से हम लोग कब तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि ये वॉल्यूम V के ऊपर इंटीग्रल हो रहा है। बट अगर यहाँ मैं मेंशन नहीं करती हूँ कि ये वॉल्यूम V के ऊपर इंटीग्रल हो रहा है, तो मुझे तीनों एक्सिस के लिए अलग अलग से इंटीग्रेशन साइन यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 साइन आए ना, तो फिर उसका मतलब होगा कि वो सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, और अगर एक साइन आता है इंटीग्रेशन का ओनली, तो इसका मतलब होता है कि वो लाइन इंटीग्रल हो रहा है। अगर तीनों साइन है तो इसका मतलब कि वो तीनों एक्सिस मतलब कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन है उसका कंप्लीट। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर dx dy dz। आई होप कि ये क्लियर है। अब एक और बात, जब ये इंटीग्रेशन अगर हम लोग पहले dz को सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहले ये वाला सिंबल हटेगा, इसके अलोंग पहले y वाला सिंबल हटेगा, और इसके अलोंग फिर x एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेशन होगा। बारी बारी से ये सिंबल मेरे ऐसे हटेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन के। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। किसके बारे में बात करेंगे? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल, ये तीनों हमारे हो चुके हैं। आई होप कि ये क्लियर होंगे आप लोगों को। अगर कोई डाउट है फर्दर तो हम लोग डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। Again I will draw space axis x y z, पॉइंट्स कंसिडर करूंगी 2 A से B, जिसकी की लेंथ होगी जो कि x एक्सिस के अलोंग dx से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं लेती हूँ कि dz डायरेक्शन में, जिसे कि मैं रिप्रेजेंट करती हूँ A पॉइंट से, ठीक है, और इसे मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी यहाँ z से। अब y के अलोंग भी यहाँ ऐसे y एक्सिस ऐसे है ना, तो y के अलोंग भी यहाँ B पॉइंट में लिख दूंगी और इसे रिप्रेजेंट कर दूंगी dy से। ये हमने एक स्पेस कंसिडर कर लिया, एलिमेंट लेके चल रहे हैं हम लोग, dx dy dz, ठीक है। अब उसके बाद इन सब के रिजल्टेंट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जिसे कि मैं देती हूँ dr का नाम, कि dr वेक्टर क्या होगा, एडिशन होगा dx dy dz सबका रिजल्टेंट। मैंने इसे ऐसे लिया। इसे कैसे रिजल्टेंट निकाला? बाय अप्लाइंग ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम लॉ वी कैन रिप्रेजेंट एनी वेक्टर टू द सम ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स, है ना। अब उसके बाद मैं कंसिडर करके चलती हूँ कि जो फाई है, फाई ऑफ आर वेक्टर, फाई एक स्केलर फील्ड है, स्केलर फील्ड वेयर आर वेक्टर क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर है, जो कि पोजीशन वेक्टर एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अंदर ये एक पॉइंट है ए के लिए जो पॉइंट्स होंगे उसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ पॉइंट ए ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आर वेक्टर होगा मेरा एक्स ऑफ आई कैप, वाई ऑफ जे कैप एंड जेड ऑफ के कैप। आर वेक्टर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। लेट फाई बी द फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। फाई क्या है? मैं कह रही थी कि ये स्केलर फील्ड है, तो मैं ये मान के चलती हूँ, देखो स्केलर फील्ड होगा तो बेटा जब आर वेक्टर मेरा तीनों डायरेक्शंस के अंदर लाई कर रहा है, तो इट मीन्स कि फाई भी मेरा तीनों डायरेक्शंस की वैल्यू देगा, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के अलोंग वैल्यू देगा। तो फाई इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एक्स वाई एंड जेड, मतलब कि फाई भी एक फंक्शन होगा एक्स वाई और जेड का, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि फाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड, जब एक्स तो क्या रहे कांस्टेंट, एक्स तो क्या करे, वेरी करे, मतलब कि जो फाई फंक्शन है इट इज वेरिंग ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई और जेड इस टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो जो चेंज होगा इसके अंदर अलोंग एक्स एक्सिस उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा करली फाई अपॉन करली एक्स से, ठीक है। सिमिलरली जब y क्या है, वेरिंग है, x एंड z क्या है, कांस्टेंट हैं, तो उस टाइम पे जो चेंज होगा फाई के अंदर उसे रिप्रेजेंट करेगा करली फाई अपॉन करली y से, ओके। एंड सिमिलरली इन द सेम वे जब बात करेंगे हम लोग z की, कि जो फाई है वो z एक्सिस के अलोंग तो वेरी कर रहा है बाय कीपिंग x एंड y कांस्टेंट,
बाय कीपिंग एक्स एंड वाई कॉन्स्टेंट, तो इसके अंदर जो वेरिएशन होगी उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगी करली फाई अपॉन करली जेड से, ठीक है। और डी आर, आर क्या था, मैंने आर कहा था कि ये पोजीशन वेक्टर है जो कि डायरेक्ट करेगा एक्स ऑफ आई कैप, वाई ऑफ जे कैप, जेड और के कैप, मतलब कि तीनों की तीनों डायरेक्शंस को शो करेगा ये। तो डी आर की वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ डी आर इज इक्वल टू डी एक्स ऑफ आई कैप, मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग लिटिल चेंज, डी वाई ऑफ जे कैप, वाई एक्सिस के अलोंग लिटिल चेंज, डी जेड ऑफ के कैप, जेड एक्सिस के अलोंग लिटिल चेंज, ठीक है। तो डी फाई रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ए ऑफ एक्स वाई जेड। देखो डी फाई रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट ए ऑफ एक्स वाई जेड। ये दो पॉइंट्स मैं कंसिडर कर लेती हूँ, एक हुआ ए, एक हुआ बी। इसको मैं मान लेती हूँ कि जो ये ए पॉइंट है ये है मेरा एक्स वाई और जेड के ऊपर। तो देखो अगर यहाँ से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो कुछ ना कुछ चेंज तो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के अलोंग होगा ना। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि ये एक्स प्लस डी एक्स एट पॉइंट एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, कि एक्स के अंदर लिटिल चेंज अलोंग डी एक्स, वाई के अंदर एक लिटिल चेंज अलोंग डी वाई, एंड जेड प्लस डी जेड। देखो जैसे कि ये दो पॉइंट्स हैं, अगर ये है ए, ये है बी, इसकी वैल्यू है 5 अलोंग एक्स एक्सिस, 5 एंड 6 अलोंग वाई एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। और यहाँ अगर वैल्यू है 10, 11 एंड 12 एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। बी के ऊपर वैल्यू है एक्स वाई एंड जेड की 10, 11, 12, और ए के ऊपर वैल्यू है 5 एंड 6। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में एक्स, इसे हम लोग नाम दे देंगे कि जो इसके अंदर एडिशन होगा वो होगा डी एक्स का। तो एक्स प्लस डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस 5। देखो 5 क्या था, x की वैल्यू थी, और यहाँ तक जाने में हम लोग लेते हैं कि जो चेंज हुआ dx से, अगर हम लोग चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो टोटल चेंज क्या हुआ 5 का। तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। इसी तरह से y प्लस dy, और y को मैं रिप्रेजेंट करूँगी 5 से और dy को रिप्रेजेंट करूँगी 6 से, तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, y प्लस dy इज इक्वल टू 11। तो इसी तरह से a से b तक जाने के लिए जो चेंज हुआ, a को तो मैंने रिप्रेजेंट किया एक्स वाई जेड से, और b के पॉइंट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई एंड जेड प्लस डी जेड, ठीक है। तो अब डी फाई रिप्रेजेंट कर रहा है जब मेरा x, y और z a को टू द पॉइंट a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक जो चेंज होगा फाई के अंदर, उसे मैं a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक जो चेंज हो रहा है फाई के अंदर, उसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ डी फाई से, जो कि मेरा दो पॉइंट्स के बीच चेंज रिप्रेजेंट करेगा a ऑफ एक्स वाई जेड से b ऑफ x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई और z प्लस डी जेड। तो यहाँ अब डी फाई की वैल्यू क्या होगी, कर्ल फाई अपॉन कर्ल एक्स डी एक्स, कर्ल फाई अपॉन कर्ल वाई डी वाई बाय अप्लाइंग चेन रूल, है ना, और कर्ल फाई अपॉन कर्ल जेड डी जेड। चेन रूल को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो अब उसके बाद डी फाई, देखो डी फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट जिसे कि हम लोग कहते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड की कर्ली फाई अपॉन कर्ल एक्स, कर्ली फाई अपॉन कर्ली वाई, कर्ली फाई अपॉन कर्ली जेड से। जैसे कि डी फाई मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी डी फाई रिप्रेजेंट कर रहा है आई ऑफ कर्ली फाई अपॉन कर्ली एक्स प्लस जे ऑफ कर्ली फाई अपॉन कर्ली वाई प्लस के ऑफ कर्ली फाई अपॉन कर्ली जेड, आई जे के की डॉट प्रोडक्ट डी एक्स ऑफ आई कैप, डी वाई ऑफ जे कैप एंड डी जेड ऑफ के कैप, ठीक है। तो अब देखो ये तो मैंने रिप्रेजेंट किया था डी आर से, है ना, इस टर्म को मैंने रिप्रेजेंट किया था डी आर से, और ये जो टर्म है इसे मैं लिखूंगी कि ये है डेल फाई। क्या है ये, डेल फाई। इस डेल को मैं नाम दूंगी ग्रेडियंट का, ये है ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो अब ये डेल किसके इक्वल हुआ बेटा, आई ऑफ करली अपॉन कर्ल एक्स, जे ऑफ करली अपॉन करली वाई एंड के ऑफ करली अपॉन करली जेड इज ए वेक्टर पोटेंशियल वेक्टर ऑपरेटर। क्या है ये, एक वेक्टर पोटेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ से डी फाई किसके इक्वल आया, डेल फाई डॉट डी आर के। आई होप कि ये क्लियर है आप लोगों को।
ये क्या है बेटा, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज अलोंग एक्स एक्सिस विद डायरेक्शन, चेंज अलोंग वाई एक्सिस विद डायरेक्शन एंड चेंज अलोंग जेड एक्सिस विद डायरेक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इस ग्रेडियंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। किसके बारे में, फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में कंसीडर करने के लिए मैं ले लेती हूँ डी आर वैक्टर, ओके, और डेल फाई चेंज अलोंग फाई, स्मॉल चेंज अलोंग फाई विद ऑपरेटिंग डेल फाई, और जो ये डी आर वैक्टर डायरेक्शन कर रहा है ये कर रहा है फाई प्लस डेल फाई, मतलब इस पॉइंट पे डेल फाई है और यहाँ क्या है, फाई प्लस डेल फाई, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में डी आर और डेल फाई के बीच का जो एंगल है उसे मैंने रिप्रेजेंट किया थीटा से विद इनिशियल पॉइंट ओ, ठीक है। और ये क्या है, एक फाई स्पेस के अंदर, फाई क्या था, मेरा स्केलर फील्ड था ना, फाई के अंदर हमने इस सब को लिया है, ठीक है। तो फाई के अंदर यहाँ चेंज को मैंने रिप्रेजेंट किया डेल फाई से, और यहाँ जो होगा वो होगा फाई प्लस डेल फाई, ओके। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन डेल फाई एंड डी आर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डी फाई की अभी अभी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी जो कि इक्वल थी डेल फाई डॉट डी आर वैक्टर के, है ना। तो डी फाई को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, डेल फाई मैग्नीट्यूड डी आर कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट को मैं चेंज कर सकती हूँ इजीली कोस थीटा के अंदर, ठीक है। तो अब इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल फाई डी आर कोस थीटा। डी फाई इज द चेंज इन फाई, डी फाई क्या है बेटा, चेंज है फाई के अंदर फॉर डी आर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। डी आर के लिए जो फाई के अंदर चेंज आएगा वो इक्वल होगा डी फाई के, ठीक है। अब उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद अलोंग टू आर, आर के रिस्पेक्ट में जो फाई के अंदर चेंज होगा उसे मैं रिप्रेजेंट करूंगी डी फाई बाई डी आर से, है ना। आर के विद रिस्पेक्ट में जो फाई के अंदर चेंज होगा उसे डी फाई बाई डी आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। डी आर यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, डेल फाई और कोस थीटा, मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ फाई और कोस थीटा, ठीक है। तो डी फाई बाई डी आर इज इक्वल टू डेल फाई डॉट एन कैप, कोस थीटा को हम लोग एन कैप से रिप्रेजेंट, मतलब डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग हमेशा डायरेक्शन लगाते हैं, है ना। सॉरी, डॉट प्रोडक्ट के लिए डॉट प्रोडक्ट को जब चेंज करना हो तो हम लोग कोस थीटा को लिखते हैं। तो कोस थीटा को भी इजीली हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं और इसकी डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एन कैप से, ठीक है। तो ये थीटा क्या था, एंगल था इसकी डायरेक्शन के बीच में और इसके बीच में, ठीक है। तो इसे कोस थीटा को हमने ऐसे लिख दिया। अब बात हम लोग क्या करेंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन डी आर एंड डेल फाई का डी आर के साथ हमने जो एंगल था उसे रिप्रेजेंट कर दिया था थीटा से, और ये अब हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया एन कैप की फॉर्म में। अब हम लोग बात करेंगे कि डी फाई बाई डी आर कब मेरा मैक्सिमम होगा और कब होगा मिनिमम, ठीक है। तो डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम ऑब्टेन करने के लिए अगर डेल फाई पैरेलल होता है एन कैप के, पैरेलल होगा एन कैप के, तो थीटा देखो या तो 0 होगा या फिर होगा कोस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या फिर होगा ये 180 डिग्री और विद मैग्नीट्यूड फिर से वो माइनस का प्लस हो जाएगा और फिर से वो 1 आ जाएगा। तो थीटा या तो 0 होगा जब ये पैरेलल होगा, और कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जैसे ही ये वैल्यू 1 होती है तो डी फाई बाई डी आर क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस टाइम पे, और ये इक्वल होगा डेल फाई के, इज इक्वल टू मोड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। अब उसके बाद ये मिनिमम कब होगा, फॉर फाइंडिंग इट्स मिनिमम वैल्यू, अगर देखो ये क्या था, डी आर वेक्टर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, डी आर को जिसे मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, अगर ये एन कैप की डायरेक्शन सीधी ऐसे हो इसकी, मतलब डेल फाई जो ये डायरेक्ट कर रहा था यहाँ, अगर ये डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट करे इसे, ये देखो डेल फाई से, तो ये देखो ये एंगल जो होगा ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस टाइम पे कोस थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो कोस थीटा 0 हो जाएगा, तो डी फाई बाई डी आर इज इक्वल टू 0, और ये क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू।
तो ये थी ग्रेडियंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस बाय मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस के लिए अगर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर एक वेक्टर फील्ड था, जैसे कि ए वेक्टर, इसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, ये देखो ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और एक लाइन इंटीग्रल के अलोंग ए टू बी पॉइंट्स के अंदर। तो देखो अब इसके बाद क्या होगा कि जो ये पॉइंट्स होंगे ना, ये लोकेशन के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि इसकी वैल्यू क्या आती है, वो इन पॉइंट्स की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। अब इसको फाइंड आउट करेंगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल फाई, मैं लेके चलती हूँ। ठीक है, डेल फाई को हमने क्या कहा था कि ये ग्रेडियंट ऑफ फाई के इक्वल है। ओके, तो डी फाई अभी अभी हमने निकाला था, वो किसके इक्वल आया था, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर, है ना। तो ये देखो ग्रेडियंट ऑफ फाई को मैं लेके चल रही थी स्टार्टिंग में ही ए वेक्टर, तो ये क्या हुआ, ए वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ फाई की जगह ए वेक्टर, सॉरी दोबारा से लिखती हूँ, ग्रेडियंट ऑफ फाई की जगह ए वेक्टर डॉट डी आर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, डी फाई की। ओके, अब मैं इसका कर रही थी लाइन इंटीग्रल अलोंग ए टू बी ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो यहाँ भी लाइन इंटीग्रल हो जाएगा ए टू बी डी फाई। अब देखो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद क्या आएगा, फाई ए टू बी, तो देखो फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। तो जो ये वैल्यू होगी इसके बाद जो सोल्व करने के, मान लो जो इसकी रिजल्ट की जो वैल्यू होगी, देखो वो डिपेंड करेगी लोकेशन ऑफ ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, कि इनके बीच का गैप कितना है, उसी के ऊपर इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडियंट। क्या था ये टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडियंट, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये हम लोगों ने लिया था ए इज इक्वल टू डेल फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, तो अगर हम लोग इस ग्रेडियंट को ले, मतलब कि इस ग्रेडियंट के साथ लाइन इंटीग्रल ले एक क्लोज पाथ के अलोंग, तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ये दो पॉइंट्स मैंने ले लिए ए टू बी, डी आर वैक्टर यहाँ डायरेक्ट कर रहा है और डी आर वैक्टर फिर यहाँ डायरेक्ट कर रहा है। एक बार तो देखो ए से बी तरफ जा रहा है, फिर बी से ए की तरफ जा रहा है, तो ये पाथ क्या हो गया, टोटली क्लोज्ड हो गया। तो इसके अब ये क्लोज्ड पाथ होगा, जो इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी जीरो, कि ए वेक्टर की ग्रेडियंट ऑफ फाई की क्लोज्ड पाथ के अलोंग जो वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो। अभी इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, कैसे निकाल लेंगे। मैं मान लेती हूँ कि इस पाथ को मैंने नाम दिया 1 और इस पाथ को मैंने नाम दिया 2। ठीक है, तो हम इस कंप्लीट की पाथ 1 की वैल्यू निकाल देंगे और पाथ 2 की वैल्यू निकाल देंगे और उनको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, नहीं सॉरी ऐड कर देंगे। टोटल वैल्यू तभी तो आएगी, उन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर देखेंगे कि हमारा तो रिजल्ट जीरो आ रहा है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये बोल रहा था इम्पोर्टेंस इसकी ग्रेडियंट की, ये क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। अलोंग ए क्लोज्ड पाथ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज जीरो। ठीक है, तो ये देखो क्लोज्ड पाथ ए डॉट डी आर की मैं वैल्यू बात कर रही थी, तो मैंने लिया ए डॉट डी आर अलोंग पाथ 1 और पाथ 2 ए डॉट डी आर। ठीक है, तो ये ए डॉट डी आर आया ए टू बी और ए डॉट डी आर आया बी टू ए। ठीक है, तो अब देखो ए टू बी, ए क्या आया मेरा, ए मैं लेके चल रही थी ग्रेडियंट ऑफ फाई, मतलब कि डेल फाई के इक्वल है ना, तो डेल फाई डॉट डी आर प्लस बी टू ए डेल फाई डॉट डी आर। ठीक है, अब डेल फाई डॉट डी आर, देखो डेल फाई डॉट डी आर इक्वल था मेरा डी फाई के, तो यहाँ से लिखूंगी मैं डी फाई ए टू बी प्लस डी फाई बी टू ए। देखो फाई ए टू बी प्लस फाई बी टू ए, इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, इसको सोल्व करने के बाद प्लस फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी। देखो कैंसल, नेगेटिव माइनस प्लस माइनस कैंसल, वैल्यू आई जीरो।
तो इसीलिए ग्रेडियंट ऑफ फाई ओवर ए क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल इज ऑलवेज 0। दैट्स इट। ये हो गया आज हमारा ग्रेडियंट का टॉपिक कंप्लीट। हमने क्या क्या डिस्कस किया ग्रेडियंट के एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। ओके बेटा, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो डाउट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।